हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 10th क्लास है हमारी। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 है आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन। आज हम लोग खनिज को पढ़ेंगे कि बेसिकली आपके खनिज क्या होते हैं, ठीक है। और खनिज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग आपका रिसोर्सेज को ऐड करते हैं और बेसिकली रिसोर्सेज है क्या। इन सभी पर हम लोग अपने इस चैप्टर के अंतर्गत एक एक करके गौर करके अच्छे से हम लोग इसमें बात करने वाले। क्लियर है? तो चलिए, अगर इस चैप्टर के अंतर्गत कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न आपका बनेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। और किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है पूछ लीजिए। देखिए, कह रहे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तु का प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं कि जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें रोजमर्रा की जो आपकी वस्तुएं हैं उसमें भी खास कर जो आपका मेटल है हम उनका प्रयोग करते हैं, ठीक। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? कह रहे जो आप अपने घर में जो चीज आप मेटल की यूज करते हैं वो मेटल की चीजों से बनी एक लिस्ट आप लोग बना सकते हैं। बताइए, क्या आप बना सकते हैं? देखिए, अगर कह रहे हैं आपने पढ़ा है कि भूपटल, क्या क्वेश्चन है कि आखिर में धातु कहां से आती है, तो आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। कैसे हैं? विभिन्न खनिजों के योग से बनी आपकी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करती हैं ये धातुएं निकाली जाती हैं। कह रहे बेसिकली जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं हम पृथ्वी के अंदर जो हमारी भूपर्पटी है, भूपर्पटी का मतलब जो पृथ्वी की ऊपर का भाग है, ये देखिए, ये जो पार्ट है हमारा ये है भूपर्पटी, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली खनिज हमारे जीवन में अति अनिवार्य भाग है। और कैसे हैं हमारे जीवन में एक अति अनिवार्य पार्ट है। लगभग हर चीजों जो हमें इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़े इमारत तक या फिर बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। कह रहे कि चाहे हम एक सुई बनाएं, कोई बड़ा जहाज क्यों ना बनाएं, हर जगह आपका मेटल जो है, जो खनिज है, वो आपका प्रयोग में किया जाता है, जो प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। रेलवे लाइन, इन सड़कों के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीन सभी खनिजों के बने हैं। कह रहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी आपकी रेलवे लाइन है, ध्यान दीजिए, सड़क बनी है, औजार हैं, चाहे हमारी बाप की मशीनरी है, ये सब चीजें किससे बनी है? खनिज से ही बनी है। जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता, टिन, क्लियर है, एल्युमिनियम, टिन, इनसे बनी है। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के संसाधनों द्वारा संचालित है। यहाँ तक कि भोजन भी खनिज के होते हैं। हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की आवश्यकता अवस्थाओं में अपनी जीविका, सजावट, त्योहार व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। कह रहे हैं जो उनकी जरूरत है, जिस तरह की चीजें हैं, उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी पूर्ति के लिए उन्होंने इस तरह से इनका डेवलपमेंट किया है। उनका जो उपयोग है इन्होंने अपने लिए बेसिकली किया है। एक दूसरा, अगर हम पूछे खनिज क्या है, अगर आपको पारिभाषिक रूप में लिखने के लिए मिल जाए तो बिल्कुल आपको साफ क्लियर होना चाहिए खनिज क्या है। तो देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। कैसा है? विद्यमान एक समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति के अनेक रूपों में पाए जाने वाले, जिसमें कठोर हीरा, नरम चूना तक सीमित है। इन खनिजों को विविध क्यों माना गया है, इनको डिफरेंट या विविधतापूर्ण जो है इनको क्यों माना गया है, ये थोड़ा सा आपको देखने की और इसे महसूस करने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं खनिज इतने जरूरी क्यों है,
तो क्या कहोगे आप, बताइए। जीवन में खनिज की जो महत्वता है वो आपको पता लगा कि खनिज की महत्वता क्या है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में कह रहे हैं सभी खनिज वस्तुओं की आवश्यकता होती है। खनिज बिल्कुल जीवन प्रक्रिया नहीं चलती यदि भी हमारे कुल पौष्टिक उपभोक्ताओं का 0.3% भाग खनिज है। यदि भी इनमें महत्वपूर्ण गुणकारी इनके बिना 99.7% भोज्य पदार्थ का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। कैसे होंगे? असमर्थ इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, ये हमको देखा जाता है। आगे देखिए, आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज की बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपात के अनेक खनिजों का उपयोग है। ऐसा है, अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज बहुतायाम है। और कैसे हैं? कुछ ही खनिज ऐसे हैं जो आपकी बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ मिलते हैं। ठीक, अब कुछ हमको कैसे मिलते हैं? रॉक्स फॉर्म में। जैसे आप देखेंगे चूना पत्थर, कोयला, ये कैसे मिलते हैं हमको? जो हमारा रॉक्स फॉर्म है उसी रॉक्स फॉर्म के अंतर्गत हमको ये देखने के लिए आपका मिल जाता है। आगे कह रहे हैं कि एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिमाण है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविधता के क्रिस्टल पाए जाते हैं। वो वैज्ञानिक इनकी विशेषताओं के आधार पर खनिजों का कैसा है आपका, इनमें खनिजों का वर्गीकरण है। कैसा है? खनिजों का वर्गीकरण है। तो हमको खनिजों के जो वर्गीकरण है उन वर्गीकरणों पर हमको एक एक करके विशेष करके हमको ध्यान देना है। क्लियर है? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे कह रहे हैं भूगोलवेत्ता द्वारा खनिजों का अध्ययन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली है क्या। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें चैप्टर के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है कि जो हमारे आपके ज्योग्राफर हैं, जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं, वो खनिजों का जो अध्ययन है वो कैसे करते हैं। कह रहे हैं भूगोलविद स्थलाकृतियों को बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं? भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण, खनिज से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिज में निर्माण प्रक्रिया में इनकी आयु, खनिज में भौतिकी, रासायनिक संगठन से संबंधित भी जो आपकी जानकारी है वो सारी जानकारी वो इसमें अंतर्गत रखते हैं। उन जानकारी को आपका सुनिश्चित करते हैं। क्लियर है कि खनिज जो है किस निर्माण प्रोसेस से बने हैं, कितनी उनकी एज है, कौन से उसमें रासायनिकल आपके कंपाउंड्स हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या है। तो हम ये सारी चीजों को हम लोग बड़े अच्छे से गौर करके हम लोग देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं। उसके बाद ही हम लोग कोई आपका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पर हम लोग पहुंचते हैं कि किस तरह का ये प्रोसेस है और किस तरह से हमारे खनिज बन रहे हैं, कैसे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजों हम लोग इसमें देखते हैं। आप कह रहे हैं कि सामान्य, वाणिज्यिक, व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकरण है। अब कैसे हमने खनिजों का आपका वर्गीकरण किया गया है ये हमको देखना है। और करें आयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। आयस्क जानते क्या होता है? जब भी हम किसी वस्तु को निकालते हैं वो हमेशा आपका इनप्योरिटी के फॉर्म में होती है। तो इनप्योरिटी से उसको प्योरिटी तक पहुंचाने में जिस चीज का प्रयोग किया जाता है हम उसको अयस्क कहते हैं। खनन का आर्थिक महत्व तभी होता है जब अयस्क के विभिन्न खनिजों का संचय पर्याप्त मात्रा में, कैसा हो? पर्याप्त मात्रा। खनिजों में खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। हमारे लिए मुख्य शैल समूह को समझना अत्यधिक आवश्यक है।
कह रहे जो आपके मुख्य सेल हैं, इन समूह को समझना कैसा है, अत्यंत आवश्यक है। कैसा है? अत्यंत आवश्यक। ये सारी चीजें हमको इसके अंतर्गत आपका बेसिकली देखनी है। आप देखिए, इतना आप देख चुके। अब कह रहे हैं खनिज निम्न आपके सेल समूह से प्राप्त होते हैं। खनिजों में बहुत सारे आपके सेल्स होते हैं, ठीक, और उन सेलों के माध्यम से ही क्या होता है, हमको उनका जो समूह है उसी समूह से हमें चीजें प्राप्त होती हैं। जैसा पहला देखिए, आग्नेय कायांतरिक चट्टानों के खनिज द्वारा जोड़ भ्रंश आपके दरारें मिलती हैं। छोटे जमाव धाराओं के बृहद जमाव परतों के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये धरातल गैसीय अवस्था, दरार और सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इस तरह की शिखाओं और जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे हैं? जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, सीसा हो गया, इस तरह की शिखाओं और इन तरह की चीजों में आपके जमाव के रूप में हम इनका बेसिकली आपका प्रयोग करते हैं, ठीक। और इनको देखते हैं। आगे देखिए, अनेक खनिज अपसारी चट्टानों के अनेक खनिज सतरों की परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण आपका क्षैतिज निक्षेपण यानी कि हॉरिजॉन्टल आपका डिपोजिशनल है, और संचय और बात कर रहे हैं जमाव। जमाव का आपका परिमाण जो है, जो आपका रिजल्ट है, वो हमको इसके अंतर्गत आपका स्पष्ट रूप से दिखा देता है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोहे अश्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक सामान्यतः खनिज अश्कों में पाया जाता है। किसी भी खनिज के अवयव तत्व का मिश्रण उष्मा दाब का परिमाण है। अपसारी चट्टान में दूसरी श्रेणी के खनिज जिप्सम, पोटास, नमक तथा सोडियम सम्मिलित है। कह रहे हैं ये सारी चीज क्या है, इसके अंतर्गत आपका सम्मिलित है, और इनको हम लोग देख सकते हैं, ठीक। और शुष्क है, वशीकरण है, इन्हीं के रूप में हम लोग आपका बहुत अच्छे से इनको देख भी सकते हैं। क्लियर है? तो फिलहाल आपको इतना पढ़ने की और इतना समझने की आवश्यकता है कि जितना हमने पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो फिर मैं बच्चा आगे पढ़ता हूँ और आपको ये सारणी जो आपका दिया गया डायग्राम, ये मैं आपको समझाऊंगा। देख लें एक बार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसको देखते हैं। देखिए, हमारे खनिज हैं। खनिज आपका बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज, एक होते हैं अधात्विक खनिज, एक होते हैं ऊर्जा वाले खनिज। धात्विक मतलब जो आपके मेटलिस्टिक फॉर्म में होते हैं, उनका भी प्रयोग है, जैसे कि लोहा धातु, अलोहा धातु और बहुमूल्य खनिज, ठीक। अगर इससे आगे बढ़े तो आपको दिखाई देगा जिनमें लोहे के अंश होते हैं, जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, तो ऐसों को बोलते हैं लोहा अयस्क धातु। अधात्विक मतलब जैसे तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये कैसे हैं? क्लियर है? यूरेनियम को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब है बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनियम हो गया और यूरेनियम हो गया। ये बहुत महंगे हैं, आपको पता है कि 10 ग्राम अगर आपको कहीं से थोरियम मिल जाए, यूरेनियम मिल जाए, तो आप सोच नहीं सकते आप कितने बड़े मालदार हैं इस दुनिया में। 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी कॉस्ट है उसकी। क्लियर है? उसके बाद है अधात्विक खनिज, जैसे अबरक हो गया, नमक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, वो बहुमूल्य आपका बलवा पत्थर हो गया। ये सारे कैसे हैं? अधात्विक खनिज के अंतर्गत हम इनकी काउंटिंग करते हैं। अगला है ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम,
और प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें कैसे हैं, इसके ही अंदर इंक्लूडेड है। तो आप कुछ करिए ना करिए, लेकिन मेरे कहने से आप इस वाले डायग्राम को, ये पूरी सारणी आपके सामने दी गई है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर कर ध्यान दीजिए। आप क्या करें कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर कर आप इसको कॉपी कर लें, इस पूरी सारणी को कर लीजिए कॉपी। जैसे ही कॉपी हो जाए बताएं। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए, बात करेंगे इसी में। खनिज के निर्माण एक अन्य विधि धरातल चट्टानों का अपघटन है। ऐसा है, इन चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों में घुलने वाले तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली ऑक्सिस चट्टानों की तरह रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। कह रहे हैं कि चट्टान जो है उनमें घुले कुछ आपके तत्व हैं जिनके अपरदन यानी कि डिपोजिनस, जो आपका अपरदन होता है, अपरदन का मतलब है आपका कटाव छटाव, क्लियर है। डिपोजिशन के बाद जो कुछ अयस्क वाली जो आपकी अपशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं, उसी से क्या होता है, बॉक्साइट का निर्माण होता है। ऐसा होता है, बॉक्साइट का निर्माण होता है। कह रहे हैं कि पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। कह रहे चाहे आपका पहाड़ हो या कोई आपकी घाटी हो, उसमें रेत में जो आपका डिपोजिशनल है, उसमें कुछ रूप में जो खनिज देखने को मिलते हैं, ये निक्षेप में आपका प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग, प्लेसर। कह रहे इनमें प्रयोग में प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। कैसे होते हैं, जो आपके जल द्वारा जो है वो घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन, आपका प्लेटिनियम आपके प्रमुख है। यानी कि ऐसे धातु होते हैं जो आपके बहुमूल्य हैं, वो ही क्या होते हैं, जल द्वारा घर्षित नहीं होते। क्लियर है, ये हमको देखना है। अगला हम लोग महासागरों की अगर हम लोग बात करें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिक के व्यापक रूप से विरासित होने के कारण इन्हें आर्थिक सामर्थ्य कम है। यानी कि क्या दिया गया इनको, आर्थिक सामर्थ्य थोड़ी कम दी गई है। कैसी है, आर्थिक सामर्थ्य कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीज, ब्रोमाइड ज्यादातर समुद्री जल के ही आपका परगद ही होते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथियों में इसके धनी है। कह रहे हैं ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके अंतर्गत ही आपका इंक्लूडेड होती है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा इसमें देखने की बात है और समझने की बात है। एक हम लोग इसमें रोमांचक जो आपका फैक्ट्स है, जो आपका तथ्य है, हम उसको पढ़ेंगे। रेट हॉल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं, यानी कि नेशनलाइज है। यानी कि जितने भी खनिज हैं, उन खनिजों पर अगर किसी का अधिकार है तो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का है। यानी कि वो खनिज आपका बेसिकली जो हम लोग माइनिंग करके हम लोग अर्थ के अंदर से निकालते हैं, वो किसके हैं, वो सरकार के हैं, देश के स्रोत हैं। इसलिए हमने क्या बोल दिया उनको, राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइज। इनका निष्कर्षण सरकार की अनुमति के पश्चात ही संभव है। अगर आपको निकालना है इनको तो पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आप तभी इसको ज्ञात कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय खनिज में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व सामुदायिक का प्रयोग होता है। मेघालय में कोयला, लोहा, अयस्क, चूना,
तांबा, डोलोमाइट, विशाल निक्षेपण है। आप कह रहे हैं जोवाबाई और चेरापूंजी, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, मेघालय वाले बात की कर रहे हैं। कोयले की खनन के परिवार सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया गया है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। ये कहां पर है आपका, जो आपका जोबाई और जो आपका चेरापूंजी, जो आपका मौसराम वाला स्थान है जहां सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, उसमें एक ही फैमिली क्या है कि सदस्यों ने एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में प्रयोग किया, जिसे रेड होल खनन कहा गया। नेशनल ग्रीन आपका ट्रिब्यूनल, इसको कहते हैं, जीएनटी ने क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी को क्या किया है, अवैध घोषित किया है। यानी कि जीएनटी ने कहा है कि इस तरह का जो माइनिंग आप लोग कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अवैध है, गलत है, और सलाह दी कि इसको तुरंत रोक दिया जाए। और कैसा करा कि आपको ये तुरंत इसको रोकना पड़ेगा। तो रेड हॉल के विषय में आपको पूरी जानकारी स्पष्ट हो गई, पूरी जानकारी आपको क्लियर हो गई कि व्हाट इज अ रेड हॉल। तो पता आपको इसमें होना चाहिए कि रेड हॉल था क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज में सौभाग्यशाली है। यानी कि भारत में जो आपके खनिज मिलते हैं वो बहुत सारे प्रकार के हैं, भाग्यशाली है। यद्यपि इनका वितरण असमान है, यानी कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशनल है वो असमान है, यानी कि एक जैसा हर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मोटे तौर पर अपराय चट्टान, कोयले, धात्विक, भ्रमिक, आधारिक खनिज, ठीक, प्रादीप, पश्चिमी और पूर्वी पार्श्व से गुजरा और असम के तल छठी में चट्टानों के अधिकांश तेल निक्षेपित पाए जाते हैं। परादीपीय सैलक्रम के साथ राजस्थान के अनेक लोहा खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिज के लगभग विहीन है। जो विभिन्नताएं खनिज की संरचना, अंतराल, भूगर्भिक संरचनाएं प्राथमिक के समय कारण होती हैं। आइए भारत के कुछ प्रमुख खनिज वितरण का अध्ययन करें और सदैव स्मरण यानी कि याद रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन, उत्खनन, सुगमता, बाजार निकटती, संचयन, क्लियर है, आदि आर्थिक जीवन को आपको प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की आपूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों का चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद ही खनिज यानी कि निक्षेप अथवा भंडारण खदान में आपका परिवर्तन किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज को माइनिंग करने के लिए क्या क्या उसके पहलुओं पर हमको गुजरना पड़ता है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसके साथ कल हम लोग आपका लोहा जो अयस्क है या जो लोहा खनिज है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम लोग इतना ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे और जो बचा हुआ पार्ट है। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि एक बार घर जाकर चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करें, इसको पढ़ें। कोई भी डाउट किसी प्रकार का अगर बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।